बैठे हुए सभी सम्मानित साथी ज्ञानीगण और बहनों तथा भाइयों, साथियों, हम इस देश के गुलाम लोग हैं। सुनने में अटपटा तो जरूर लगता होगा, मगर ये देश की सच्चाई है और देश की सच्चाई से अवगत कराने के लिए ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी के लोगों में चेतना पैदा करने के मकसद से ये परिवर्तन यात्रा प्रदेश व्यापी पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। और ये देश का कोई नया आंदोलन नहीं है, ये पुराना आंदोलन ही है। और वो आंदोलन है जिस आंदोलन के हमारे पुरखों ने चलाया था। ये वही आंदोलन है जिसको संत रविदास ने चलाया था। ये वही आंदोलन है जिसे संत कबीर ने चलाया था। ये वही आंदोलन है जो हमारा पुरखा ज्योतिबा फूले ने चलाया था, ये भी रामास्वामी पेरियार ने चलाया था, डॉक्टर अंबेडकर ने चलाया था, ललाई सिंह यादव ने चलाया था, रामस्वरूप वर्मा ने चलाया था, मान्यवर कांसीराम साहब ने चलाया था और अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने चलाया था और वीरांगना फूलन देवी ने चलाया था। ये वही आंदोलन है हजारों साल से, और आजादी के 74 साल बीत गए। आज तक इस कमेरा समाज को, इस ओबीसी समाज को इज्जत, मान, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने का भी अवसर नहीं मिला। भारतीय संविधान हमारे समर्थन में है। राइट टू लिव, हमें जीने का हक दिया है भारतीय संविधान ने। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। उनको ये खबर थी कि हमारे लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने को ये ब्राह्मण शाही ने मजबूर किया। आज देश में लोकतंत्र प्रस्थापित हो रहा है और ब्राह्मण शाही खत्म हो रही है। तो लोकतंत्र में हमें जीने का हक दिया डॉक्टर अंबेडकर ने, इज्जत, मान, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए। मगर आजादी के 74 साल हो गए, आज तक हम लोग इज्जत, मान, सम्मान की, स्वाभिमान की जिंदगी नहीं बसर कर पा रहे। क्यों दिया राइट टू लिव डॉक्टर अंबेडकर ने? उन्हें पता था कि इज्जत की जिंदगी जीने का हक नहीं मिला। जिंदगी जीने का हक दिया, मगर 74 साल में यह हक आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? देश का इतिहास भी धोखेबाजी का इतिहास है और जो लोग शासन सत्ता में आज तक बैठे हुए हैं, हजारों साल से इस मुल्क पर हुकूमत किया और आजादी के 74 साल से इस मुल्क के हुक्मरान बने हुए हैं, ये धोखेबाजी का चरित्र इनका है। ये धोखेबाज लोग हैं। छल, कपट और धोखा दे करके हजारों साल से इस कमेरा समाज को, इस देश के SC ST को, इस देश के ओबीसी को, इस देश के माइनॉरिटी को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैनिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे लिंगायत हो, ये देश के लोगों को इज्जत, मान, सम्मान की जिंदगी नहीं जीनी और 74 सालों में सारा हक अधिकार छीन लिया धोखेबाजी से। धोखेबाजी का चरित्र इनका इतना भयंकर है कि इसीलिए इनको ना देश से मोहब्बत है और ना देश के लोगों से मोहब्बत है। इज्जत की जिंदगी नहीं जीने दिया। और धोखेबाजी का इनका इतिहास जानिए कि जब देश की आजादी की घोषणा 15 अगस्त 1947 की हुई कि देश आजाद हो गया, तो वो केवल 15 अगस्त 1947 की जो आजादी थी वो हमारी आजादी नहीं थी। 15 अगस्त 1947 की आजादी की जो घोषणा हुई वो ब्राह्मणों की आजादी की घोषणा थी। ब्राह्मण आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, मगर देश के लोग आजाद नहीं हुए। देश के लोग कौन हैं? देश के लोग तो इस देश का मूल निवासी है। असला बासिंदा इस देश का यही है जिसे बेबस, बेकस, लाचार और गुलाम बनाया गया। और आजादी के 74 साल से इनको साजिश के तहत आज भी गुलाम बनाने का कार्यक्रम इनका जारी है। साथियों, जब देश की आजादी की घोषणा हुई तो उस समय देश में 15 प्रोविंशियल कमेटी थी। देखिए, जानिए, इनके धोखेबाजी को जानना समझना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों की धोखेबाजी को, देश की आजादी की जब घोषणा हुई उस समय देश के अंदर 15 प्रोविंशियल कमेटी थी और 2 दावेदार थे प्रधानमंत्री की।
एक दावेदार ब्राह्मण नेहरू था और दूसरा दावेदार हमारे समाज का मूल निवासी हमारा ही पुरखा सरदार पटेल थे। 15 प्रोविंशियल कमेटी ने वोट दिया, 1 वोट ब्राह्मण नेहरू को मिली और 13 वोट हमारे पुरखा सरदार पटेल को मिली। मगर किस तरह से ब्राह्मणों ने धोखेबाजी किया कि 1 वोट पाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया और 13 वोट पाने वाला बहुमत का समर्थन होते हुए भी हमारे पुरखों को प्रधानमंत्री साजिश के तहत ही ब्राह्मण लोग नहीं बनने दिए। जब ब्राह्मण नेहरू देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश के जितने भी राजे महाराजे थे, जितने भी पंडित पुरोहित थे, जितने भी जमींदार थे, जितने भी सेना और पुलिस के अधिकारी थे, जितने भी जजेस थे, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस में छा गए और कांग्रेस में रहते हुए आजादी का सारा फायदा इन्हीं लोगों ने उठाया। आज तक 74 सालों से इस देश के मूल निवासियों का, इस देश के SC ST OBC के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर एक भी राजनीतिक दल नहीं। कांग्रेस हुकूमत में आ गई, विपक्ष में कोई संगठन नहीं था, अपोजिशन पार्टी नहीं थी। ब्राह्मण नेहरू ने सोचा आज सत्ता में हम हैं, ब्राह्मणों की पार्टी कांग्रेस है, विपक्ष में किसी भी मूल निवासी का दल नहीं आना चाहिए। इस बात को दूरगामी परिणाम को सोचते समझते हुए ब्राह्मण नेहरू ने ब्राह्मणों की दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में आनी थी, जनसंघ को 1948 में ब्राह्मण नेहरू ने प्रस्थापित किया। जनसंघ को नतीजा साफ कि सत्ता में भी ब्राह्मण की पार्टी और विपक्ष में भी ब्राह्मण की पार्टी जनसंघ, जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कही जाती है। तो जब जनसंघ को नेहरू ने प्रस्थापित कर दिया तो देश के जितने भी हरामखोर थे, जितने भी जमाखोर थे, जितने भी मिलावटखोर थे, जितने भी नकली नोट बनाने वाले थे, जितने भी नकली नोट चलाने वाले थे, बम बनाने वाले थे, बम ब्लास्ट करने वाले थे, दहशतगर्द थे, आतंकवादी थे, कथावाचक थे, उपदेशक थे, मानस प्रवचन करता थे, गाय गंगा और धर्म के नाम पर लूटने खाने वाले जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में छाए हुए। ये है ब्राह्मण की दोनों पार्टियां। 3.5% आबादी इनकी देश में है। आज की तारीख में हम अगर जाति आधारित गिनती हो जाए तो 60 से 65% इस देश में OBC है। SC ST और माइनॉरिटी को मिला दिया जाए तो 85 से 90% पूरे देश में हमारी तादाद है। और लोकतंत्र में तो संख्या बल का सिद्धांत है साथी। मगर 85 से 90% वाला ये समाज, कमेरा समाज, जो रात दिन खेतों में मेहनत करता है, पूरे मुल्क का पेट भरता है, मगर खुद भी भूखा और नंगा रहता है। इसके विकास की कोई योजनाएं आज तक 74 सालों में ब्राह्मणवादियों ने नहीं बनाई। 3.5% ब्राह्मण पूरे देश में छाया हुआ है और लोकतंत्र के हर सिस्टम पर वही बैठा है। और ब्राह्मणों की 6 पार्टियां हैं देश के अंदर। 3.5% का ब्राह्मण कांग्रेस को चलाता है, 3.5% का ब्राह्मण बीजेपी को चलाता है, 3.5% का ब्राह्मण कम्युनिस्ट पार्टी को चलाता है, 3.5% का ब्राह्मण मार्क्सवादी पार्टी को चलाता है, 3.5% का ब्राह्मण जयललिता की पार्टी को चलाता है और 3.5% का ब्राह्मण ममता और समता को चलाता है। सोचिए 3.5% का ब्राह्मण, उसके पास 6 राजनीतिक दल हैं पूरे देश में और हम 85 से 90% लोग हैं, मगर राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर इस देश के मूल निवासियों का एक भी राजनीतिक दल नहीं है। तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? हो सकता है, संभव है, आपकी आवाज उठाने वाला कोई है। आज की तारीख में देश के लोकतंत्र में, चाहे वो व्यवस्था क्या हो, चाहे कार्यपाल क्या हो, चाहे न्यायपाल क्या हो, चाहे प्रचार तंत्र हो, देश के लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर हमारी आवाज को बुलंद करने वाला, हमारी समस्या के समाधान हो, इस आवाज को उठाने वाला देश के लोकतंत्र में एक भी राजनीतिक दल और हमारे लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं। इसी का नतीजा है कि हम बेबस, बेकसलाचार और गुलाम। 74 साल हो गए। 74 साल बहुत लंबा समय होता है। 74 साल में किसी भी व्यक्ति की 3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। 3 पीढ़ियां गुजर गई, मगर हमारे विकास की कोई भी योजना इस मुल्क में ब्राह्मणों ने सोचा ही। आज भी हम बेबस, बेकसलाचार और गुलाम हैं। 74 साल के इस लंबे समय में आज तक हमारे समाज के लोगों के लिए 2 जून की रोटी और शुद्ध पानी की व्यवस्था भी एक षड्यंत्रकारियों ने नहीं बनाया।
ऊंची जात के ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग जहां आलीशान बिल्डिंग, लग्जरी गाड़ियां, बैंक डिपॉजिट, गाड़ियों का काफिला और असलहों के बल पर समाज में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं, वहीं हमारा एक कमेरा समाज ललचाई आंखों से उनकी तरफ देखता है और आज तक 74 साल से मांगने वाला समाज बना है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सारी चीज की मांग करता है, मगर आज तक आपके लिए कोई योजना नहीं बन पाई। जहां थे वहीं रह गया हमारा समाज, जबकि इस देश के मूल निवासी हम ही हैं। ये देश हमारा है और जब हमारे पुरखे इस देश पर राज करते थे, हमारे पुरखे इस देश के राजा थे, तो ये भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था और दुनिया में विश्व महाशक्ति के रूप में भारत जाना जाता था। मगर आज वही सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज गरीबी की मार झेल रहा है। दुनिया में जितनी गरीबी नहीं होगी उससे ज्यादा गरीबी भारत में है। अर्जुन सेन गुप्ता ने रिपोर्ट दिया है, अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट है, जो कांग्रेस के सांसद हुआ करते रहे, उनकी रिपोर्ट है कि देश में 130 करोड़ जनसंख्या भारत में है और 130 करोड़ लोगों में 84 करोड़ लोग गरीब हैं और जिनकी आमदनी केवल 6 रुपए से लेकर 20 रुपए। बताइए कि आजाद भारत में ये गरीबी, ये हालात किसने पैदा किया? ब्राह्मणों ने पैदा किया, इसलिए कि सत्ता में वही बैठी हुई है 74 सालों से। दूसरी पार्टी हुकूमत में नहीं आ पाई। कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी और बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी। और 84 करोड़ लोग जो गरीब हैं, इस कदर गरीब हैं कि अगर वो पंचायत का चुनाव लड़ जाए, पंचायत के चुनाव की घोषणा हुई है, जिसकी आमदनी 6 रुपए केवल है, वो परिवार भी नहीं चला सकता, किचन तक महंगा हो गया है। जो व्यक्ति परिवार नहीं चला सकता वो पंचायत का चुनाव कैसे लड़ सकता है बताइए? और उसे अमानत सिक्योरिटी जमा करना हो तो पैसा नहीं जमा कर सकता है। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि ऐसा करके ब्राह्मणों ने जो 84 करोड़ लोगों को गरीब बनाने का कार्यक्रम इन लोगों ने किया और 84 करोड़ लोग देश में गरीब हैं, उन्हें देश की चुनाव की प्रक्रिया से बाहर करने का कार्यक्रम है। देश में 84 करोड़ लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इस कदर गरीबी उनकी देश के अंदर। जब अंग्रेज हुक्मरान था देश के अंदर तो देश की आबादी 34 करोड़ थी और देश में 11 करोड़ लोग गरीब थे। इसका मतलब केवल 1/3 जनसंख्या भारत की गरीब थी। मगर आज 130 करोड़ में 84 करोड़ लोग गरीब हैं, इसका मतलब कि 3/4 लोग गरीब हैं। जाहिर सी बात है, गरीबी बढ़ी कि घटी? गरीबी बढ़ी। 84 करोड़ लोग गरीब हो गए, इसका मतलब 3/4 लोग गरीब हो गए। और 74 सालों में ब्राह्मणवादियों ने गरीबी दूर करने के लिए 50 आयोग बनाए, मगर गरीबी दूर नहीं हुई। लूटा खाया, आयोग का गठन किया, पूरे देश का दौरा किया और लूटा देश को, मगर गरीबी दूर नहीं हुई। गरीबी क्यों नहीं दूर हुई? इस बात के लिए आज तक भारत में कोई आयोग नहीं बनाया इन लोगों ने। गरीबी तो परिणाम है, मगर गरीबी का कारण क्या है, इस पर कोई नजर नहीं डाला ब्राह्मणों ने। इस तरह से देश को सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज गरीबी की मार झेल रहा है। भारत विश्व गुरु था, दुनिया के छात्र भारत में पढ़ने आते थे। हमारे पुरखों ने 4 विश्वविद्यालय बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनवाया था, वल्लभी विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनाया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनाया था और पूरी दुनिया के छात्र भारत में पढ़ने आते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा महान वैज्ञानिक और दार्शनिक सुकरात भी भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। सोचिए, सुकरात जैसा वैज्ञानिक और दार्शनिक पूरी दुनिया का महान दार्शनिक और वैज्ञानिक था और उनके 2 शिष्य प्लेटो और अरस्तु जैसा विद्वान दार्शनिक भारत में शिक्षा ग्रहण किया था। ऐसा विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनवाया था, इसलिए भारत विश्व गुरु कहा जाता था। मगर आज ब्राह्मणों ने 74 साल में भारत में ऐसी आजाद भारत में परिस्थिति पैदा कर दिया ब्राह्मणों ने कि प्रणब मुखर्जी की रिपोर्ट है, UNO की रिपोर्ट है, आपके पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की रिपोर्ट है कि दुनिया के 200 यूनिवर्सिटी में भारत का नाम ही नहीं। सोचिए, 200 यूनिवर्सिटी में भारत का नाम नहीं है। ऐसी परिस्थिति आजाद भारत में ब्राह्मणों ने पैदा किया। आज देश में आतंकवाद है, किसने पैदा किया आजाद भारत में? जब देश में अंग्रेज हुक्मरान था तो देश में कोई आतंकवाद नहीं था और आज आतंकवाद है। चलिए मान लेता हूं कि आतंकवाद भारत में है। आतंकवाद जो अगर बाहर से कोई आतंकवाद आएगा
भारत के बाहर से अगर आतंकवाद आएगा तो हम भारत के लोग इतना सक्षम हैं कि उस आतंकवाद से हम लड़ सकते हैं। मगर ब्राह्मणों, जो तुमने घरेलू आतंकवाद भारत में पैदा किया है, गैर बराबरी पैदा किया, असमानता पैदा किया, छुआछूत पैदा किया, जात पात पैदा किया, ऊंच नीच पैदा किया, ये देश के अंदर घरेलू आतंकवाद है। इससे कैसे निपटा जा सकता है? ऐसी परिस्थिति भारत में 2700 ब्राह्मणों ने, ये घरेलू आतंकवाद है। और आतंकवाद की अगर चर्चा की जाए तो ब्राह्मणों ने ही आतंकवाद की बुनियाद डाली। 30 जनवरी 1948 की देश में गांधी की गोली मार करके आरएसएस के लोगों ने आतंकवाद की बुनियाद डालने का काम ब्राह्मणों ने किया है। यह स्थिति पैदा किया। नक्सलवाद किसने किया भारत में? आजाद भारत में नक्सलवाद ब्राह्मणों ने पैदा किया। जो नक्सली ठहराते हैं वो हमारे ही भाई हैं, आदिवासी, इस देश के मूल निवासी हैं। उन्हें जनजंगम डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की धारा 244 में उनको अधिकार दिया है, आदिवासियों को, हमारे ही भाई हैं। और उनका अधिकार और परिपक्व करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में संविधान बनाया और संविधान में 5वीं और 6ठी सूची लिख करके उन्हें जल जंगल जमीन पर उनका मौलिक अधिकार देने का काम हमारा पुरखा डॉक्टर अंबेडकर ने किया। मगर आज 5वीं और 6ठी सूची को ही इन ब्राह्मणों ने समाप्त कर दिया। घर से बेघर किया जा रहा है, बेबस, बेकर, लाचार और गुलाम बनाया जा रहा है। आजाद भारत में यह परिस्थिति किसने पैदा किया? ब्राह्मणों ने पैदा किया। यह स्थिति है देश की। हमारा देश विश्व महाशक्ति था, किसी देश की हिम्मत नहीं पड़ती थी आज नजर डालने की। मगर आज की तारीख में चारों ओर से हमारे देश के जो ब्राह्मण राज कर रहे हैं, जितने भी देश भारत की सीमाओं पर हैं, उनसे भारत के अच्छे संबंध ही नहीं। अगर संबंध खराब है तो परिस्थिति आजाद भारत में ब्राह्मणों ने पैदा किया। ब्राह्मणों ने पैदा किया। पाकिस्तान के नाम पर हल्ला मचाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। पुलवामा घटना पूरी तरह से सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। कोई घटना नहीं घटी थी, इसके बावजूद भी देश के 300 जवानों को मरवाने का काम ब्राह्मणों ने किया। पाकिस्तान थूक भी देता है तो हल्ला मचाते हैं, थूक देता है भारत की धरती पर तो हल्ला मचाते हैं। और भारत के लोगों को असलियत जानकारी ना होने पावे, ये कोई भी चीज मीडिया के लोग नहीं छापते। 10,000 वर्ग मील, 10,000 वर्ग मील सन 62 से लेकर आज तक चाइना ने कब्जा किया है। मगर इनकी दादा नादी नानी याद आ रही है, छठी का दूध याद आ रहा है कि आज तक के ब्राह्मणों ने 10,000 वर्ग मील चाइना ने कब्जा किया है और इनकी बोलती बंद है। चाइना के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हो? पाकिस्तान तो 1 इंच जमीन हमारी नहीं लिया है, मगर चाइना ने 10,000 वर्ग मील जमीन हमारी कब्जा किया है और आज तक उस जमीन को छुड़वा नहीं पाए। और हमारे ही देश में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपने नक्शे में दर्शाता है, मगर इसके बावजूद भी उसके विरोध में बोलती इनकी बंद है। यह परिस्थिति आजाद भारत में किसने पैदा किया? 74 साल से जो इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किए हैं उन लोगों ने किया है। अगर हमारे लोगों को पढ़ने की तालीम देने की वकालत की गई होती, इन्हें शिक्षित बनाया गया होता, तो आज फौजी तालीम दी गई होती, तो हमारे लोगों में कितना जोश उत्साह रहता, उमंग रहती, तरंग रहती, हौसले बुलंद रहते। मगर आज 74 सालों से और देश में हजारों सालों से इस देश के मूल निवासियों को लाचार और गुलाम बनाया जा रहा है, इनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है। ये स्थिति आजाद भारत में इन्हीं लोगों ने पैदा किया, जिसका नतीजा है कि आजाद भारत में हमारे विकास के लिए कोई योजना आज तक नहीं बन पाई। हमारे विकास के लिए देश के अंदर अगर इन ब्राह्मणों ने कोई योजना बनाया तो विधवा पेंशन की योजना बनाते हैं, वृद्धा पेंशन की योजना बनाते हैं, मिड डे मील के सहारे चलने वाले प्राइमरी स्कूल की शिक्षा बनाते हैं। बताइए, प्राइमरी स्कूल, कोई भी लड़का किताब तो भूल जाता है, बस्ता तो भूल जाता है, मगर कटोरी नहीं भूलता है। ऐसा विद्यालय, दोहरी शिक्षा व्यवस्था देश में है। बताइए, पूंजीपति लोग, ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, जितने सारे लोग हैं, ये लोग धनी मानी व्यक्ति हैं। देश की पूंजी जितनी इंडिया की आमदनी है, देश की जितना भी संपत्ति है, देश की 71% संपत्ति पर 1% लोगों को कब्जा है। 71% संपत्ति। और देश में जो 99% लोग हैं, 85 से 90% लोग हैं, वो 3% की संपत्ति पर जिंदा है। बताइए, गरीबी नहीं रहेगी, अशिक्षा नहीं रहेगी, बदहाली नहीं रहेगी, तो कैसे काम चलेगा? ये तो लाचार और गुलाम हमारे देश के लोगों को बनाया, जिसका नतीजा है कि आज तक हमारे विकास के लिए लोगों ने कोई योजना नहीं बनाई।
और हम 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आता है तो हम लोग नारा लगाते हैं, गीत गाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिंदगी बसर करते हो विधवा पेंशन पर, जिंदगी बसर करते हो वृद्धा पेंशन पर, जिंदगी बसर करते हो नरेगा की मजदूरी पर, जिंदगी बसर करते हो मिड डे मील के सहारे चलने वाले प्राइमरी स्कूल पर, और गीत गाते हो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही अच्छा है, यही 74 साल की आजादी का जीता जागता उदाहरण है। अरे चाइना तो हमसे पीछे आजाद हुआ, हम 1947 में आजाद हुए, चाइना 1948 में आजाद हुआ, मगर आज अमेरिका जैसी विश्व महाशक्ति को अंगूठा दिखाता है और अमेरिका की हैसियत नहीं है तो चाइना के खिलाफ बोल दे। और हम पहले आजाद हुए और हमारी ये हैसियत है कि आज इस तरह से गरीबी ने जकड़ लिया है, ब्राह्मणों ने इस कदर देश में गरीबी पैदा किया है कि आज हम भूखों मर रहे हैं, हमारी रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं। तो साथियों, उसका ये नतीजा है, देश की सारी संपत्ति पर ब्राह्मण ने कब्जा कर लिया। देश की 94% जमीन पर ब्राह्मणों का कब्जा है, देश के नौकरियों पर 80% ब्राह्मणों का कब्जा है, देश में रोजी रोजगार पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मठ मंदिरों पर ब्राह्मण कब्जा है। इसका नतीजा है कि 74 सालों से शासन में, प्रशासन में, मील में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में, फिल्मी दुनिया में, पत्रकारिता में, साहित्य में, बौद्धिक क्षेत्र में, ठेका में, पट्टा में, लाइसेंस में हमारी हिस्सेदारी खत्म हो चुकी है। हम कहीं नहीं, लोकतंत्र में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, लोकतंत्र आज की तारीख में नहीं है। बल्कि अगर यह कहा जाए कि देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि ब्राह्मण तंत्र है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश में ब्राह्मण तंत्र है, हिस्सेदारी खत्म हो गई। साथियों, हमें चिट्ठी मिल चुकी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सब लोगों को सुनना भी है, इसलिए हम ये चाहते हैं, आपसे निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जो प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही है, इसमें आप साथ सहयोग और समर्थन करोगे, इसको आगे बढ़ाने का काम करोगे। इसलिए कि जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई है वो आपके अंदर वर्गीय चेतना पैदा करने के लिए कि हमारे जो भी गरिया, कुर्मी, केवट, लोहार, कुहान, नाऊ, तेली, भूज, कलवार, सैनी, माली, मुराई हैं, ये आपस में इकट्ठे हो जाएं। समस्या सबकी एक है, आप भी कुटाई पिटाई हो रही है, आप भी सताए जा रहे हो, हम भी सताए जा रहे हैं, सारे लोगों की समस्या एक है, सारा हक अधिकार सारे लोगों का छीना जा रहा है। तो समस्या के आधार पर एक हो जाओ, ये अपील करने आया हूं, आप ऐसा करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ 2 लाइन समर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। क्योंकि ये मोर्चा जो है, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।